नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष। मिथुन लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह योग कारक होते हैं, कौन से ग्रह मारक होते हैं और इस कुंडली में इष्ट देवता कौन है, उस विषय में चर्चा करने के लिए। इसके पहले हमारी बात वृषभ लग्न तक हो चुकी है, तो यदि आपने वृषभ लग्न का नहीं देखा है तो जाकर के एक बार और प्लेलिस्ट में और वृषभ लग्न की कुंडली के बारे में आप देख सकते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे मिथुन लग्न के बारे में। तो कैसे पता चले आपको, कैसे आप पता करें कि आपकी मिथुन लग्न है। तो यदि यहाँ पे 3 नंबर लिखा हो तो समझिए कि आपका जो लग्न है वो मिथुन लग्न है। अब आइए, जहाँ पे 1 नंबर लिखा होता है उसके स्वामी वो मेष राशि होती है, स्वामी मंगल देव होते हैं। यदि 2 नंबर लिखा हो तो वृषभ राशि होती है, स्वामी शुक्र होते हैं। 3 नंबर लिखा हो तो मिथुन राशि होती है, स्वामी बुध देव होते हैं। 4 नंबर लिखा रहता है तो कर्क राशि होती है, स्वामी चंद्रमा होते हैं। 5 नंबर लिखा हो तो सिंह राशि होती है, स्वामी सूर्य होते हैं। 6 नंबर लिखा हो तो कन्या राशि, स्वामी बुध। 7 नंबर लिखा हो तो तुला राशि होती है, स्वामी शुक्र होते हैं। 8 नंबर लिखा हो तो वृश्चिक राशि होती है, स्वामी मंगल होते हैं। 9 नंबर लिखा हो तो धनु राशि होती है, स्वामी बृहस्पति होते हैं। 10 नंबर लिखा हो तो मकर राशि होती है, स्वामी शनिदेव होते हैं। 11 नंबर लिखा हो तो कुंभ राशि, स्वामी शनिदेव होते हैं। 12 नंबर लिखा हो तो मीन राशि, स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब आइए, मैं आपको एक छोटा सी जो बता दूं, मित्र और शत्रु ग्रह के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हम 2 भागों में बांटते हैं, देव वर्ग और दानव वर्ग। तो सूर्य, मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति ये देव वर्ग में आते हैं और दैत्यों के गुरु शुक्लाचार्य, शनिदेव, राहु और केतु ये दानव वर्ग में आते हैं। इन सब का इनसे शत्रु भाव है, लेकिन एक बुध ग्रह ऐसे हैं जिनका सूर्य के साथ में मित्रता है। सूर्य जो है बुध के मित्र माने गए हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक राज्य मान लीजिए, ये एक राज्य है और इस राज्य का राजा हमेशा लग्नेश होता है, यानी कि इस पूरे कुंडली का जो नायक है वो कौन है, तो लग्नेश यानी कि बुध। बुध यहाँ पे 2 राशियां बुध को प्रदान है, एक लग्न का और एक चौथे भाव का, भूमि का, वाहन का, मकान का, माता के सुख का। तो यहाँ बुध लग्नेश और सुखेश हैं, तो बुध यहाँ पे जो है अत्यंत कारक हो जाते हैं। तो बुध को हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, तो बुध को हम यहाँ पे लिखेंगे किसमें, तो कारक में। तो बुध यहाँ जो है वो कारक हो गए। अब आइए, अब यहाँ पे दूसरे भाव में चंद्रदेव की राशि है। मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा किसी भी ग्रह के साथ शत्रु भाव नहीं रखते हैं, लेकिन बुध जो है वो चंद्रमा के साथ शत्रु भाव रखते हैं, इसीलिए उन्होंने इनको मारक भाव दिया गया है। 2 नंबर भाव भी मारक ही माना गया है। तो इस वजह से लग्नेश के मित्र ना होने की वजह से चंद्रदेव इस कुंडली में जो है वो कैसे ग्रह हो जाते हैं, तो चंद्रदेव इस कुंडली में जो है वो मारक हैं। तो चंद्रदेव को हमने यहाँ पे किस में रखा, मारक में। अब यहाँ पे तीसरे भाव में सूर्य की राशि है, तो बुध ने सूर्यदेव को यहाँ पे पराक्रम का भाव दिया, मेहनत का भाव दिया, छोटी मोटी यात्राओं का भाव दिया, परिश्रम का भाव देने की वजह से बहुत लोग क्या कहते हैं कि अष्टम द्वादश थ्योरी के हिसाब से, यानी कि 8वें से 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम से अष्टम होने की वजह से इसको मारक मानते हैं और बहुत लोग इस कुंडली में इसको मारक कहते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि लग्नेश के मित्र है सूर्यदेव, यहाँ पे अष्टम से अष्टम भाव में तो हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो खराब फल प्रदान नहीं करते हैं। बस उनके प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन से भाव में बैठे हैं। यदि यहीं पे सूर्यदेव बैठे हैं तो तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें में और एकादश भाव में पापक ग्रह को या क्रूर ग्रह को अच्छा माना गया है, तो खराब फल देंगे ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो मेरा मत है, क्योंकि बुध के वो मित्र हैं सूर्यदेव, तो मैं यहाँ पे इनको कारक में ही दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे इनको कारक में ही रखूंगा। तो सूर्य भी इस कुंडली में कहीं ना कहीं कारकत्व तो इनको प्रदान है और ये कारक हो जाते हैं। अब आइए, कुंडली के चौथे भाव मैंने बता दिया कि यहाँ पे स्वामी बुध होते हैं, तो उनको बताया हमने ऑलरेडी, हमने उनको कारक में रखा है। अब इस कुंडली के पंचम भाव, तो यहाँ 5 नंबर में शुक्रदेव की राशि है और एक शुक्रदेव की राशि कहाँ है, तो कुंडली के 12वें भाव में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शुक्रदेव की जो मूल त्रिकोण राशि है वो तुला राशि है, जो कुंडली के पंचम भाव में है। इस वजह से ये बुद्धि, ज्ञान और संतान का डिपार्टमेंट उनको बुध देव ने दे रखा है। तो यहाँ पे शुक्रदेव किस में आएंगे, तो शुक्र यहाँ पे
कारकत्व लेके बैठे हैं और यहाँ पे कारक ग्रह में आएंगे। तो शुक्र यहाँ पे क्या हो गए, तो शुक्र यहाँ पे कारक हो गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छठे भाव रोग ऋण और रिपु के स्वामी यहाँ पे मंगल देव बनते हैं और मंगल देव की एक राशि कहाँ है, तो कुंडली के एकादश भाव में। तो छठे छठे यानी कि 1 2 3 4 5 6 मैंने दोनों ही इनको खराब भाव मिलने की वजह से, हालांकि एकादश भाव खराब नहीं होता है यदि मंगल, मैं फिर से बताऊं आपको कि किसी भी लगन की कुंडली हो, ग्रहों के प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ बैठे हैं। इस लगन में मंगल सर्वथा ही अकारक माने गए हैं, मारक माने गए हैं। मंगल की महादशा में इस लगन के लोगों को समस्या होती है, ऐसा मैंने देखा हुआ है। तो यहाँ पे मंगल देव जो है वो कैसे हो गए, तो मंगल यहाँ पे अकारक या मारक की श्रेणी में यहाँ पे आ जाएंगे। तो मंगल देव को हम यहाँ पे किस में रखेंगे, तो अकारक में। तो मंगल देव यहाँ पे अकारक है। अब यहाँ पे 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि है और एक उनकी राशि कुंडली के 10वें भाव में है, 2 उनको त्रिकोण का स्थान प्राप्त है। तो कई लोगों का मत है कि यहाँ पे जो बृहस्पति हैं वो लग्नेश के शत्रु होने की वजह से बुध और बृहस्पति का आपस में वैर भाव है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको अकारक मानते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि बृहस्पति क्या है, तो बृहस्पति ज्ञान है और बुध जो है वो बुद्धि है। बिना ज्ञान के बुद्धि का महत्ता है ज्यादा, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बिना ज्ञान के बुद्धि नहीं और बिना बुद्धि के ज्ञान नहीं। आपको मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, उन्होंने बहुत ज्ञान अर्जन कर लिया है, उन्होंने बहुत पढ़ाई करके और वो प्रोफेसर बन गए हैं। लेकिन बच्चे क्या है, तो उनके पास पढ़ने नहीं जाते हैं, कोचिंग इत्यादि नहीं जाते हैं। कहते हैं क्या कि सर जो समझाते हैं वो हमको समझ में नहीं आता है। तो बृहस्पति यदि मजबूत हो तो ज्ञान तो प्रदान हो जाएगा, ज्ञान तो प्रदान कर देंगे बृहस्पति, लेकिन बुद्धि और जो बोलने की जो क्षमता है, जो वाणी की शक्ति है, वो बुद्ध प्रदान करते हैं। तो वो किसी को अपनी बात समझा नहीं पाएंगे। तो ज्ञानी होने के बावजूद भी उनको इसका विशेष लाभ नहीं होगा। तो बुद्धि और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा, हाँ ठीक है, यदि बृहस्पति यहाँ पे केंद्र भाव में ही बैठ जाए तो केंद्र अधिपति दोष से दूषित जाते हैं, उनको केंद्राधिपति दोष लग जाता है, तब तो वहां पे वो कहीं ना कहीं खराब फल प्रदान करेंगे। लेकिन एकदम ही खराब फल प्रदान करेंगे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। तो मैं यहाँ पे इनको कारक ग्रहों में ही दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो बृहस्पति हैं वो कहीं ना कहीं कारकत्व तो इनको यहाँ पे प्रदान है, तो बृहस्पति यहाँ पे कारक हो जाएंगे। अब आइए बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव को यहाँ पे एक अष्टम भाव और एक भाग्य भाव का, यानी कि एक 8वां घर और एक 9वां घर उनको प्रदान है। और शनिदेव होते हैं इस कुंडली में कैसे, तो इनकी एक मूल त्रिकोण राशि जो है वो कहाँ आ गई, तो कुंडली के भाग्य भाव में आ गई। और मैं आपको बता दूं कि अष्टम भाव में शनिदेव को, अष्टम भाव में ही उनको कारकत्व भी प्रदान है। तो उनकी एक राशि मूल त्रिकोण भाव में होने की वजह से यहाँ शनिदेव को हम किस में रखेंगे, तो शनिदेव को हम यहाँ पे कारक के रूप में ही रखेंगे। तो यहाँ पे जो शनिदेव हैं उनको भी इस लग्न में कारकत्व प्रदान है। अब मैंने आपको बता दिया कि चौथे भाव के यहाँ पे 10वें भाव के समय बृहस्पति है, बता दिया हूँ। एकादश के भाव मंगल और ये शुक्र का घर, तो मैं ऑलरेडी आपको पहले यहाँ पे बता दिया है। अब मैं आपको बताऊं कि अकारक ग्रह, मान लीजिए चंद्रमा और मंगल यहाँ पे अकारक ग्रह हैं, तो इनकी जब दशा और अंतरदशा चलेगी तो जातक को निस्संदेह परेशानी होगी। अब सवाल होगा ये कि यहाँ तो चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं, तो धन तो निश्चय ही प्रदान करेंगे। चंद्रमा की महादशा आएगी तो चंद्रमा धन के लिए, यदि उनके प्लेसमेंट अच्छा है, यदि वो कुंडली के 6, 8 और 12 भाव में नहीं बैठे हैं, यदि पाप पीड़ित नहीं है, तो ऐसा बात नहीं कि चंद्रमा धन प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा गया है कि यदि धन प्रदान करता है कोई ग्रह अपनी दशा में तो बीमारी प्रदान नहीं करेगा। बीमारी भी आएगी और धन भी देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां मंगल देव भी यदि यहाँ पे दशा चलती है तो मैं आपको बता दूं कि मेष लग्न में और वृश्चिक लग्न में बुध कभी भी अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं, और मिथुन लग्न में और कन्या लग्न में मंगल कभी अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं। मैंने देखा है कि व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए व्यक्ति के समय ऐसा नौबत आ जाता है कि उसके सारी चीजों से वो विमुख होना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कारक ग्रहों को हमेशा मजबूत करना है और अकारक ग्रहों का कभी भी आपको रत्न नहीं पहनना है, और अकारक ग्रहों का हमेशा मंत्र जप करके इनको मजबूत करना है। वहीं मैं आपको बता दूं
कि इस कुंडली में यहाँ के इष्ट देव होते हैं कौन, तो शुक्र देव यहाँ के स्वामी हैं, और शुक्र की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ लक्ष्मी हैं। शुक्र देव की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी होने की वजह से इस कुंडली में इष्ट देव यहाँ के माँ लक्ष्मी हुई। एक इष्ट देव की आराधना करके आप जिंदगी में आने वाले समस्त समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, हर प्रकार के कष्टों से आप निजात पा सकते हैं। तो यहाँ पे यदि आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा। साथ ही साथ शुक्र के बीज मंत्रों का भी आप जाप करते हैं तब भी आपको लाभ होगा। मैं आपको एक और बात बता दूं कि इष्ट देव की पूजा करके जिंदगी के सारे कष्ट आप दूर कर सकते हैं। तो इष्ट देव की पूजा ज्यादा से ज्यादा कीजिए, इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। तो इस प्रकार आप अपने कुंडली को देख करके आप समझ सकते हैं कौन से ग्रह आपके लिए कारक हैं और कौन से अकारक या मारक हैं। जब मारक ग्रहों की दिशा चले तो उनके बीज मंत्रों का, जैसे कि चंद्रमा के बीज मंत्रों का ओम सोम सोमाय नमः और मंगल के बीज मंत्रों का ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप करके आप उस दशा में उन कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि आज मैंने आपको जो बताया आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। तो आपका दिन मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।